दोस्तों, आज की कहानी कोई बॉलीवुड स्क्रिप्ट नहीं है, ये असली पॉलिटिक्स है। और इसमें एंट्री होती है हमारे दो बड़े किरदारों की, एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी। अब सोचो, अगर ये दोनों किसी रियलिटी शो में होते ना, तो टीआरपी आसमान छू जाती। तो मामला शुरू होता है एक बड़े पॉलिटिकल ट्विस्ट से। राहुल गांधी अचानक आते हैं और कहते हैं, भाई अगर बात करनी है तो सामने आओ, छुप छुप के क्यों खेल रहे हो। मोदी जी, मैं समझता हूं कि आप देश को मैसेज देना चाहते हो कि आप प्रो विमेन हो। मैं जानता हूं कि आप एप्स्टीन फाइल से घबराए हुए हैं। अब दूसरी तरफ से बीजेपी क्या बोल रही है? वो कह रही है कि देश में लोकसभा की सीट्स बढ़ाई जाएंगी। अभी क्या है, लगभग 543 सीट्स। लेकिन प्लान क्या है? इसे बढ़ाकर करीब 850 तक ले जाना। अब आप सोच रहे होंगे, अरे वाह, ज्यादा सीट मतलब ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, इसमें दिक्कत क्या है? रुको भाई, यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। असल में ये जो पूरा मामला है, इसे कहते हैं डिलिमिटेशन। मतलब हर राज्य की जनसंख्या के हिसाब से सीट्स तय करना। और ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये तो हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है, आर्टिकल 82 वगैरह। तो पहली नजर में तो सब सही लगता है, भाई जहां ज्यादा लोग वहां ज्यादा सीट्स, फेयर गेम। लेकिन असली सवाल यह है कि अभी अचानक 2026 में ही ये क्यों याद आया? देखो, 16 अप्रैल 2026 को सरकार एक नया डिलिमिटेशन बिल लेकर आती है। प्लान साफ है, लोकसभा को बड़ा करना है। 17 अप्रैल को इसे पास करना था, लेकिन ट्विस्ट, इसके लिए चाहिए थे करीब 350 सांसदों के साइन, और विपक्ष ने साफ मना कर दिया। अब यहां राहुल गांधी थोड़ा एंग्री मोड में आ जाते हैं और बोलते हैं, हम इसका सपोर्ट नहीं करेंगे, एक भी आदमी हमारी पार्टी से साइन नहीं करेगा। अब यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब राहुल गांधी इस पूरी चीज को एंटी नेशनल एक्टिविटी तक बोल देते हैं। और मैं इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी मानता हूं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है। देखो, ये कोई आज का आइडिया नहीं है, ये कहानी थोड़ी पुरानी है। इतनी पुरानी कि इसमें इंदिरा गांधी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कैमियो कर चुके हैं। पहले क्या होता था, हर 10 साल में जनगणना होती थी और उसी हिसाब से सीट्स एडजस्ट होती थी। मतलब जहां ज्यादा लोग वहां ज्यादा सांसद, सीधा साधा मैथ्स। लेकिन इंडिया में मैथ्स कभी इतना सिंपल नहीं होता। अब ट्विस्ट आता है 1976 में। इंदिरा गांधी जी आती हैं और बोलती हैं, भाई ये सिस्टम अभी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ राज्य ऐसे थे जहां लोग पढ़े लिखे थे, कम बच्चे, और कुछ राज्य ऐसे थे जहां शिक्षा कम थी, ज्यादा बच्चे। अब अगर सिर्फ जनसंख्या के हिसाब से सीट्स बढ़ाओगे, तो जिन राज्यों में ज्यादा बच्चे हो रहे हैं वहां पावर भी ज्यादा चली जाएगी। मतलब जो राज्य पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं वो सजा पाएंगे, और जो नहीं कर रहे उन्हें बोनस। ये तो वैसा हो गया जैसे जिसने पढ़ाई की वो फेल और जिसने नहीं की वो टॉपर। इसलिए इंदिरा गांधी ने इस पूरे डिलिमिटेशन को 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया, यानी सीट्स वहीं रहेंगी, कोई बदलाव नहीं। फिर 2001 आता है और एंट्री होती है अटल जी की। अब सबको लगा, चलो अब तो अनफ्रीज होगा। लेकिन अटल जी भी कहते हैं, नहीं भाई, अभी भी हालत वही है। फिर से 25 साल के लिए फ्रीज। मतलब सिस्टम ऐसा हो गया जैसे अपडेट अवेलेबल बट रिमाइंड मी आफ्टर 25 इयर्स। और अब आता है 2026, जहां ये 25 साल का फ्रीज खत्म हो चुका है। अब यहां सबको उम्मीद थी कि शायद सरकार इसे फिर से फ्रीज कर देगी, क्योंकि आज भी वही प्रॉब्लम है। कुछ राज्यों में बर्थ रेट ज्यादा है, कुछ में कम। लेकिन यहां आता है प्लॉट ट्विस्ट। बीजेपी कहती है, नहीं, इस बार हम फ्रीज नहीं करेंगे, हम सीट्स बढ़ाएंगे। अब सोचो, 543 सीट से सीधे 850। यह सुनकर विपक्ष का रिएक्शन कुछ ऐसा था, भाई ये अचानक इतना बड़ा अपडेट क्यों? और यहीं से राहुल गांधी और बाकी विपक्ष को शक होना शुरू होता है, क्योंकि पहली नजर में यह सिर्फ एक टेक्निकल बदलाव लगता है। लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाओ तो यह सिर्फ सीट्स का मामला नहीं है, यह है पावर का गणित। क्योंकि अगर सीट्स बढ़ेंगी तो सवाल यह नहीं है कि कितनी बढ़ेंगी, बल्कि यह है कहां बढ़ेंगी। और बस यहीं से पूरी कहानी का रुख बदल जाता है। अगर सीट्स बढ़ती
तो फायदा किसे होता? देखो, यहां से पूरा गेम शुरू होता है, नॉर्थ वर्सेस साउथ का। अगर डिलिमिटेशन लागू होता तो सीट्स बराबर तरीके से पूरे इंडिया में नहीं बढ़ती, बल्कि जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ी है वहां ज्यादा सीट्स मिलती। अब थोड़ा ध्यान दो, भारत में कौन से राज्य हैं जहां पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे नॉर्थ इंडिया के राज्य। और कौन से राज्य हैं जहां पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल में है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसे साउथ इंडिया के राज्य। अब अगर इस फॉर्मूले से सीट्स बढ़ेंगी तो सीधा मतलब नॉर्थ इंडिया को ज्यादा सीट्स, साउथ इंडिया को लगभग वही पुरानी सीट्स। मतलब गेम क्या हो गया? एक टीम को एक्स्ट्रा प्लेयर्स और दूसरी टीम को वही पुराने। अब सोचो, अगर सिर्फ यूपी और बिहार को मिलाकर ही 200 प्लस सीट्स हो जाएं, तो पूरा चुनाव कौन डिसाइड करेगा? नॉर्थ इंडिया। और यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, बीजेपी की पकड़। सबसे मजबूत कहां है? नॉर्थ इंडिया में। मतलब अगर सीट्स बढ़ती हैं तो बीजेपी का पावर ऑटोमेटिकली और बढ़ सकता है। अब विपक्ष क्या सोच रहा है? भाई, ये तो पूरा गेम ही सेट किया जा रहा है, और इसलिए राहुल गांधी और बाकी पार्टियां तुरंत इसके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। राहुल गांधी को यह साफ दिख गया कि अगर यह बिल पास हो गया तो आने वाले कई सालों तक चुनाव का रिजल्ट लगभग फिक्स हो सकता है। मतलब इलेक्शन कम और वन साइडेड मैच ज्यादा। अब साउथ इंडिया के लीडर्स भी सामने आते हैं और कहते हैं, भाई ये तो अनफेयर है। उनका लॉजिक भी काफी सीधा है। हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, हमने एजुकेशन पर काम किया, और अब हमें ही कम रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इसलिए साउथ की पार्टियां भी खुलकर विरोध करने लगती हैं। अब यहां पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो जाता है, जो इंडिया की पॉलिटिक्स में वैसे ही रेयर है जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में सबका एक ही ओपिनियन होना। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बीजेपी का प्लान सिर्फ सीट्स बढ़ाने तक सीमित नहीं था। यहां एक और मास्टर स्ट्रोक छुपा हुआ था, जो सुनकर आप बोलोगे, ओह, ये तो डबल गेम है। देखो, वुमेन रिजर्वेशन बिल कोई नया नहीं है, ये 2023 में ही पास हो चुका था। और मजेदार बात यह है कि उस टाइम लगभग सभी पार्टियों ने इसका सपोर्ट किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। मतलब उस समय सब एक साथ थे, ना कोई लड़ाई, ना कोई ड्रामा। रेयर यूनिटी मोमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब इस बिल में क्या था? महिलाओं को संसद में रिजर्वेशन देना। सीधी सादी बात, जितनी सीट्स हैं उनमें से कुछ महिलाओं के लिए रिजर्व कर दो। लेकिन बीजेपी ने इसमें एक ट्विस्ट डाल दिया। उन्होंने कहा, हम विमेन रिजर्वेशन लागू करेंगे, लेकिन जब सीट्स 850 हो जाएंगी। अब यहां दिमाग घुमा देने वाला गेम शुरू होता है। मतलब अगर विपक्ष डिलिमिटेशन, सीट्स बढ़ाने वाला बिल का सपोर्ट करता है तो सीट्स बढ़ेंगी तो बीजेपी को फायदा, और अगर विपक्ष इसका विरोध करता है, विमेन रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, और फिर बीजेपी क्या बोलेगी? देखो, ये लोग महिलाओं के खिलाफ हैं, यानी दोनों तरफ से जीतने वाला गेम। ये वैसा ही है जैसे तुम हाँ बोलो तो भी मैं जीतूं, तुम ना बोलो तो भी मैं जीतूं। अब राहुल गांधी को यह पूरा गेम समझ में आ जाता है, और वो साफ बोलते हैं, भाई अगर महिलाओं को रिजर्वेशन देना है तो 543 सीट्स पर ही दे दो। मतलब सीट्स बढ़ाने की क्या जरूरत है? अब यहां एक और इंटरेस्टिंग बात आती है। अगर 543 सीट्स में ही रिजर्वेशन लागू होता तो बहुत सारे एग्जिस्टिंग नेताओं को अपनी सीट छोड़नी पड़ती, और कोई भी पॉलिटिशियन अपनी कुर्सी ऐसे ही छोड़ना पसंद नहीं करता। चेयर बराबर इमोशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीट्स बढ़ाने का एक कारण यह भी हो सकता है कि नए सीट्स बनाकर पुराने नेताओं को एडजस्ट कर दिया जाए। अब यहां पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। एक तरफ सीट्स बढ़ाने का गेम, दूसरी तरफ विमेन रिजर्वेशन का इमोशनल एंगल, और दोनों को मिक्स करके एक परफेक्ट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाई गई। साउथ के लीडर्स भी यही कहते हैं, ये दोनों अलग चीजें हैं, इन्हें मिक्स करके कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, और इसलिए पूरा विपक्ष एक लाइन में खड़ा हो जाता है, हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। अब अंत में सवाल आपके लिए, क्या बीजेपी का यह कदम सही स्ट्रैटेजी है या राहुल गांधी का विरोध जस्टिफाइड है? क्योंकि सच क्या है, यह डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से देखते हो। लेकिन एक बात तो पक्की है, यह सिर्फ बिल नहीं था,
तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे से एक चीज साफ समझ आती है, लोकतंत्र सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समझने में है कि फैसले कैसे और क्यों लिए जा रहे हैं। हर बिल, हर पॉलिसी के पीछे एक सोच होती है और कभी-कभी एक रणनीति भी। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ हेडलाइंस पर नहीं, बल्कि पूरी जानकारी पर ध्यान दें। आखिर में सही या गलत का फैसला आप पर है, लेकिन फैसला करने से पहले सच जानना आपकी जिम्मेदारी है। जागरूक बनो, सवाल पूछो, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र जागरूक नागरिकों से ही बनता है।